मैं दिसंबर की शदीद सर्दी में रात को गर्म अंडे बेचता और दिन को स्कूल जाता। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे बहन भाई सब छोटे थे। जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैंने टॉप किया था, जबकि गांव के वडेरे का बेटा फेल हो गया। वडेरे से ये बात बर्दाश्त ना हुई तो उसने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिया। लेकिन मुझे खबर हुई तो मैं फ़रार होकर शहर चला गया, जबकि अम्मी और छोटे बहन भाई पीछे रह गए। 7 साल बाद जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनकर अपने गांव वापस आया तो सामने जंजीरों में शाम का वक्त हो रहा था। हर तरफ सर्दी की लहर पूरी शिद्दत से छाई हुई थी। जब मैं घर आया तो अम्मी और मेरे छोटे बहन भाई बहुत उदास बैठे हुए थे। क्या बात है अम्मी, आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अम्मी कहने लगी, आज घर में एक भी रुपया नहीं है। तुम्हारी बहन को इतने दिन से बुखार है, तभी ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जब भी पैसे होते हैं वो मैं घर का राशन ले आती हूँ। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाऊँ? अम्मी को यूं परेशान देकर मेरा दिल चाहने लगा था कि काश वक्त तेज़ी से भागने लगे और मैं बच्चे से जवान बन जाऊं और उनकी सारी ज़रूरतों ख्वाहिशों को पूरा कर दूं। उनके सारे आंसुओं को अपने हाथों के पोरों से पूंछ लूं और दोबारा कभी इन आंखों में आंसू ना आने दूं। अम्मी, आप मुझे अंडे उबाल कर दे दिया करें ताकि मैं उन्हें बेचने के लिए चला जाऊं। आज अगर मुझे मुनासिब पैसे मिल गए तो वो आप मुन्नी की दुआ के लिए रख लीजिएगा। अम्मी कहने लगी, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा दाखिला भी तो जाना है, उसकी फ़ीस कैसे होगी? मेरे मैट्रिक के पेपर्स होने वाले थे और चंद ही दिन रह गए थे मेरा दाखिला जाने में। अम्मी, अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतज़ाम कर देगा। अभी आप मुझे अंडे उबाल कर दे दें। पहले मुन्नी की दुआ आ जाए तो इसके बाद मेरे दाखिले का भी कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे स्कूल से छुट्टी होगी तो मैं कहीं ना कहीं मज़दूरी कर लूँगा और रात में आकर अंडे बेच दिया करूँगा। मज़दूरी के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, वरना मेरी माँ तो ये सुनकर ही मर जाएंगी कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से ईंटें और पत्थर उठा रहा हूँ। शदीद सर्दी में अंडों के ट्रे उठाकर रोड पर आ गया था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। मैं गरम गरम अंडों की सदा लगाता हुआ गाड़ियों के पीछे दूर दूर तक जा रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ शदीद धुंध भी फैलती जा रही थी और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। अब मायूसी मेरे पूरे वजूद में छाने लगी थी। शायद ही अब कोई मुझसे अंडे खरीदे। ऐसे में एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक औरत बाहर निकली। उसने सारे अंडे मुझसे खरीद लिए थे और मुझे पैसे भी मेरी मतलूबा रकम से ज़्यादा अदा किए। मेरे दिल से इस औरत के लिए दुआ निकलने लगी थी। अक्सर ऐसा ही होता था, बहुत से अमीर लोग इसी तरह हम गरीबों की मदद किया करते थे और कुछ लोग तो हम गरीबों का नुकसान भी करते। मेरे हाथ से उबले हुए अंडे लेकर चले जाते और 1 रुपया तक मुझे अदा ना करते। और कुछ लोग मेरे हाथ से ट्रे लेकर ज़मीन पर फेंक दिया करते थे। ये काम ज़्यादातर वो मन चले लड़के करते थे जिन्होंने अभी ज़िंदगी की सख्तियों को झेला ही नहीं था। उन लोगों की हरकतों से मेरा दिल बहुत दुखता था, मगर मैं उन्हें बददुआ देने की बजाय यही दुआ करता कि अल्लाह ताला उन पर कभी ऐसा वक्त ना लाए। मैं खुश था कि अब मुन्नी के लिए मतलूबा पैसे मिल चुके थे। जैसे ही मैं अपने गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक तरफ गांव के कुछ लड़के गाड़ी से उतरे हैं और वो एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अपनी मदद के लिए चिल्ला रही थी और वो लड़के उस पर ज़बरदस्ती काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। एक लम्हे में मैंने जान लिया था कि ये लोग कौन थे। ये गाड़ी वडेरे के बेटे एहसन की थी और ये यकीनन एहसन ही था जो अपने मुलाजमों के साथ वहाँ पर मौजूद था और इस लड़की को अपनी ज़्यादती का निशाना बनाने वाला था। मैंने आओ देखा न ताओ, ज़मीन से एक मोटा सा डंडा उठा लिया और फिर चुपके से उन लोगों के पास जाकर उन पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। उन लोगों के पास अस्ता था, वो एक लम्हे में ही मुझे अपने असलहे से भून कर रख सकते थे, मगर मुझे किसी बात का कोई डर नहीं था। सिर्फ एक ही सोच मेरे दिमाग में थी कि मुझे इस लड़की को बचाना है और यहाँ से निकलना है। और वो लोग भी मेरी ज़ात से बिल्कुल बेखबर थे, इसीलिए वो नीम मुर्दा होकर ज़मीन पर गिरे पड़े थे क्योंकि मैंने उन पर अचानक से हमला किया था। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे लेकर गांव की तरफ दौड़ने लगा था। नीचे से वो डेरे का बेटा मुझे ललकारने लगा, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी और नौरीन का हाथ पकड़कर गांव में दाखिल हो गया। उसे उसके घर के पास छोड़ा तो उसने रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगी, भाई, आज अगर आप यहाँ पर ना होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ।
आपकी माँ ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है और इस तरबियत ने आज एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। मेरे लिए गाँव की सभी लड़कियाँ बहनों जैसी हैं। अब तुम घर जाओ और इस बारे में किसी को मत बताना कि तुम्हारी मदद मैंने की, वरना वडेरा और उसके आदमी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। और तुम तो जानती हो कि वडेरा और उसके आदमी जिसके दुश्मन बन जाएं तो इस आदमी की ज़िंदगी के दिन मुख्तसर हो जाते हैं। वो आंसू पूछते हुए घर की तरफ चली गई थी। आज वो अपनी सहेलियों के साथ जब पानी भरने के लिए कुएं पर गई तो अचानक से बारिश शुरू हो गई थी और इस बारिश में वो एक तरफ रुक गई थी। उसकी सहेलियां तो बरसती बारिश में चली गई थी, मगर उससे शदीद बुखार था। उसने सोचा कि बारिश के ठहरने के बाद वो अपने घर चली जाएगी। काफ़ी वक्त बीत गया था, हर तरफ शाम के साए फैलने लगे थे। वो जैसे ही बाहर निकली तो तभी वडेरे के बेटे ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था जो नौरीन की मदद करता या वडेरे के बेटे के खिलाफ गवाही देता। मगर नौरीन की किस्मत अच्छी थी कि मैं बर वक्त पहुंच गया। मैं नहीं जानता था कि अब नौरीन के घर वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे, उसकी बात पर यकीन भी करेंगे या नहीं। मगर मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने एक बेगुनाह लड़की को बर्बाद होने से बचा लिया था। मैं जानता था कि एहसन की नज़र मुझ पर पड़ चुकी है और वो इस अंधेरे में भी मुझे पहचान चुका है। उस वक्त वैसे भी उसे मेरी ज़ात से बहुत नफरत थी। मुझे नीचा दिखाने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था और अनजाने में एक बार फिर से मैंने उसे ललकार दिया था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो एहसन मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया था। कल तो तुम बड़े हीरो बन रहे थे। उस लड़की को मेरे शिकंजे से निकाल कर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम जीत गए हो? ये तुम्हारी जीत नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। एहसन की धमकी सुनकर मैं लरस कर रह गया था। कितनी देर तक मैं अपनी जगह पर सुन सा खड़ा होकर रह गया, मगर फिर मैंने जल्द ही अपने ऊपर काबू पा लिया था। अगर मेरा मकसद नेक है, मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। स्कूल से वापस आने के बाद मैं एक जगह पर मज़दूरी करने लगा था। चंद दिनों में ही मैंने अपने दाखिले के लिए पैसे बना लिए थे और फिर अपने दिन रात अपने पेपर्स की तैयारी करने लगा था। जो पेपर्स के दिन नज़दीक आ रहे थे मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो रही थी। एक जुनूनी कैफियत बनती जा रही थी कि मैं पूरी पूरी किताबों को रट लूं ताकि अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो सकूं। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मुझे पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना है। मैं जानता था कि वडेरा, उसका बेटा, उसके आदमी गांव में किसी को भी अपने मुकाबले में आता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते और मुझे कामयाब होकर अपने साथ साथ अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को भी बुलाना था और इन जालिम लोगों के शिकंजे से भी निकलना था। मैंने दिन रात एक कर दिया था। पेपर्स भी मेरी तवक्को से ज़्यादा शानदार हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि अब मैं बोर्ड में टॉप करूंगा। पेपर्स के बाद माँ के मना करने के बावजूद भी मैंने मजदूरी करनी शुरू कर दी थी और फिर रात को अंडे भी जाकर बेचा करता था, जिससे घर का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा था। माँ ने मेरी मजदूरी के पैसों से अपनी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी की थी और मैं खुश था कि मेरी थकन मेरे लिए कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन गई थी। जब माँ और बहन भाइयों को मुस्कुराता देखता तो खुशी से खिल उठता कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो लोग ना सिर्फ मेरी मेहनत की कदर करें बल्कि उन्हें ज़िंदगी की खुशियाँ भी मिल रही हैं। अब तो स्कूल भी ख़त्म हो गया था। अब एहसन के साथ मेरा आमना सामना बहुत कम होकर रह गया था। एक दिन मैं जिस जगह पर काम कर रहा था वहाँ पर एहसन अपने आदमियों के साथ आया था। वहाँ आकर वो मुझ पर आवाज़ें कसने लगा, मुझ पर हंसने लगा, कहने लगा, तुम तो बड़े हीरो बन रहे थे। स्कूल में तुम बड़े पढ़ाकू थे, हर एक टेस्ट में मुझसे ज़्यादा नंबर लेते थे। मगर देखो ज़िंदगी में तुम मुझसे ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते, मुझसे ज़्यादा कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। देखो मैं कितनी बड़ी गाड़ी में घूमता हूँ, कितने कीमती कपड़े पहनता हूँ। क्या इस सब के बारे में तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा? ये सब कुछ तुम्हें कभी हासिल नहीं हो सकता। मुझे उसकी सोच पर अफ़सोस होता था। मैं जानता था कि वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कह रहा है, ताकि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे वो अपने बाप को मेरे खिलाफ उकसा सके और वो मुझे सज़ा दे सके। इसीलिए मैं एहसन को कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं उसकी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। वडेरे के साथ तो मुकाबला करना नामुमकिन था और ये बात मैंने अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा ली थी। गांव में ऐसे कितने ही लोग थे जो अपनी नादानी के हाथों वडेरे के जुल्म का निशाना बन चुके थे। उन्होंने जाने अनजाने में वडेरे ही उसके बेटों के साथ कोई ना कोई मामला मोल ले लिया था और यूं वो दिन चढ़े अपने घर से गायब हो गए थे। जब ऐसा ने मेरा रवैया देखा तो वो दांत पीसते हुए मेरे पास आया, कहने लगा, तुम्हारी वजह से नौरीन की शादी हो गई और मैं उसे हासिल करने में नाकाम रहा, मगर अब मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा।
उसके शौहर को मरवा दूंगा या फिर उसे गायब कर दूंगा और उसका ज़िम्मेदार तुम होगे। अब तुम बताओ, तुम उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो? मेरे हाथ अपनी जगह पर सुनो कर रह गए थे। मैं जो काम कर रहा था उसे भूलकर एहसन के चेहरे की तरफ देखने लगा था, जिस पर सफाकियत और संगीनी साफ नज़र आ रही थी। उस शाम छुट्टी करने के बाद मैं नौरीन के घर गया। उसे एहसन के बारे में बताया तो वो भी सुनकर कांप गई थी। जल्दी फिर वो अपने शौहर के साथ गांव से निकलकर शहर में जाकर रहने लगी थी। उसके शौहर ने शहर में मजदूरी शुरू कर दी थी और वहीं कहीं पर अपना किराए पर घर भी ले लिया था। एक एक करके वो सभी अफराद गांव से निकलकर शहर में चले गए थे। एहसन को मैंने खूंखार भेड़िए की तरह नौरीन की तलाश में भटकते हुए देखा था। उस लड़की को तो मैंने एहसन के चुंगल से बचा लिया था, मगर अब खुद मैं उन लोगों के जुल्म की अताब का निशाना बनने वाला था। और इस बात का अंदाज़ा मुझे भी बहुत जल्दी हो गया था। मेरा जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे यकीन था कि आज मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा, और वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया था। मैंने पूरे बोर्ड में टॉप किया था। मेरे स्कूल के साथ-साथ सभी मेरी कामयाबी पर खुश होने के साथ-साथ हैरान भी थे कि एक गाँव में रहने वाला एक गरीब लड़का इतनी बड़ी पोज़ीशन कैसे हासिल कर सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। मैंने तो सुना था कि नंबर्स भी सिफ़ारिश वालों को ही मिलते हैं। शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए इसी तरह से आसानियाँ लिखी थी और मैं इन आसानियों की कदर करने वालों में से था। मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। और फिर जब मुझे पता चला कि एहसन बुरी तरह से फ़ेल हो गया है, उसके नंबर्स तो स्कूल के सभी लड़कों से कम आए थे, तो ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। मुझे लगा कि मैं जीत गया हूँ। एहसन को हराकर अपनी जीत को मैंने यकीनी बना लिया है। मैं दिल ही दिल में एहसन की शिकस्त कुर्दा चेहरे को देखकर तसव्वुर में ही हाथ उठाने लगा था और अपनी कामयाबी पर खुश था। घर आया, अपनी माँ को बताया, तो वो भी मेरी बड़ाई लेने लगी। मुझे मज़ीद कामयाबियों की दुआएं देने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अब अपनी मज़ीद तालीम का सिलसिला कैसे जारी रख सकूँगा। इतना तो मुझे मालूम था कि मैं जिस भी कॉलेज में जाऊँगा, मुझे एडमिशन मिल जाएगा। मेरे इतने नंबर्स हैं कि कोई भी कॉलेज मुझे स्कॉलरशिप पर दाखिला दे देगा। मगर मसला रिहाइश का और आने-जाने के किराए का था। स्कूल की फ़ीस के अलावा भी तो बहुत सारे अखराजात होते हैं। मैं एक-एक करके उन अखराजात के बारे में ही सोच रहा था, जब घर का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाने की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा के रह गया। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त शुएब खड़ा था, जिसका बाप वडेरे के डेरे पर काम करता था। शुएब को देखकर मैं मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मुझे लगा कि वो मेरी कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए आया है, मगर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। तुम यहाँ से भाग जाओ दिलावर, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश की जा रही है। शुएब की बदहवासी और उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ हवास पाख्ता हो गई थी। अरे शुएब पुत्र, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे बेटे को किससे खतरा है? उसने क्या किया है? बताओ मुझे। शुएब कहने लगा, वडेरे उसके बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। एहसन से ज़्यादा नंबर लेकर तो हमने उनके मुंह पर जैसे तमाचा मार दिया है। एहसन तो गुस्से से पागल हो रहा है और वो दिलावर की जान लेने के दर पे है। शाम होते ही वो लोग दिलावर को घेर लेंगे, उसकी जान ले लेंगे या फिर उसे अपने पास कैद कर लेंगे। कोई नहीं जानता कि उनका मकसद क्या है, मगर वो लोग बहुत ज़ालिम हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके जुल्म और बर्बरियत के नज़ारे तो हम सब ने अपनी आंखों से देख रखे थे। मैं माँ के गले लग गया था। माँ, वो लोग मुझे इस गुनाह की सज़ा देना चाहते हैं, जो गुनाह है ही नहीं। अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करना, किसी दूसरे से आगे निकल जाना, ये कोई गलती नहीं है। कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं है जिसकी सज़ा किसी की जान लेकर उसे दी जाए। माँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? माँ कहने लगी, तुम यहाँ से भाग जाओ बेटा, तुम चले जाओ। पहले तुम्हारे बाप को मैंने इन वडेरों की वजह से खो दिया, अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ ने आंसू पोंछते हुए खुद को मजबूत बनाते हुए कहा था। उनके लफ्ज़ों ने जैसे मुझे अपनी जगह पर झिझोड़ कर खड़ा कर दिया था। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? क्या बाबा को आपने वडेरे की वजह से खोया था? आपने तो कहा था कि बाबा को हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी और आप उसका ज़िम्मेदार वडेरे को ठहरा रही हैं। आखिर सच क्या है? माँ रोने लगी। बेटा, ये बात मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखी। कभी इस बात को अपनी ज़ुबान पर लेकर नहीं आई कि वडेरे ने ही तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। उसने तुम लोगों को यतीम किया, तुम्हारे सर से बाप का साया छीना। मैं उसके खिलाफ जाकर अपने साथ साथ तुम लोगों की ज़िंदगी को भी मुश्किल में नहीं डाल सकती थी। वो जालिम था। अगर उसने एक इंसान की जान ले ली थी, तो वो 4 लोगों की मज़ीद भी जान ले सकता था। उससे पूछने वाला कौन था? कोई भी नहीं। हम गरीब लोग आखिर जाते तो कहाँ जाते? मगर माँ, उसने बाबा का कत्ल क्यों किया?
उसकी क्या वजह थी? माँ कहने लगी, तुम जानते तो हो उन लोगों की हरकतों को, कैसे उन लोगों ने अपनी दौलत को बढ़ाया है, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई को कैसे उनसे छीना है, लोगों की ज़मीनों को नाजायज़ तरीके से अपने कब्ज़े में करके उन्हें उनकी ही मलकियत से दस्तबरदार कर देते थे। ऐसे ही गाँव की एक बेवा औरत थी, जिसकी बहुत सारी ज़मीनें थीं। उसके शौहर के इंतकाल के बाद वडेरे ने उसे जेली दस्तखत और अंगूठे लगवा कर उन ज़मीनों को अपने नाम करवा लिया था और तुम्हारा बाप इस बात का चशमदीद गवाह था। जब उसने वडेरे के खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो उस वडेरे ने तुम्हारे बाप की ज़ुबान हमेशा के लिए खामोश करवा दी। बेटा, तुम्हारे बाप को तो मैंने खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर माँ, मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा? मेरी बहन का, भाई का और तुम्हारा? तुम सब लोग कहाँ जाओगे? क्या करोगे? वो लोग तो तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ कहने लगी, अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं मची हुई। गांव के लोग हमारे साथ हैं। सब जानते हैं कि हम मजलूम हैं, बगैर किसी जुर्म के। वडेरा ना तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और ना तुम्हारे बहन भाइयों को। हाँ, मगर वो इंतकाम की आग में चलते हुए तुम्हें ज़रूर गायब करवा सकता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, कहीं भी चले जाओ, बस बेटा अपनी जान बचा लो। ठीक है माँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। मैंने जल्दी जल्दी से अपना ज़रूरी सामान एक बैग में डाला और फिर घर से निकल कर बाहर आ गया। शोएब के कहने पर मैंने सड़क से चलने की बजाय जंगल से ही जाने का फ़ैसला किया था। जंगल से शहर तक का रास्ता बहुत लंबा था और ख़तरनाक भी था। रास्ते में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे और जंगल में डाकू और चोर भी मौजूद थे। मगर उस वक्त मुझे डाकू और चोरों से खतरा नहीं था और ना ही मुझे खतरनाक जंगली जानवरों से खतरा था। खतरा था तो बस वटेरे और उसके बेटे से, और मैं उनकी पहुंच से दूर हो जाना चाहता था। सुबह हुई तो मैं शहर की हदूद में दाखिल हो गया था, मगर अब मैं इस शहर की बजाय किसी दूसरे शहर में जाना चाहता था। एक बड़े शहर में, जहाँ पर वडेरा और उसका बेटा कभी भी मुझ तक ना पहुंच पाते। मेरे पास थोड़े से ही पैसे थे और वो मेरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी थे। मैंने शहर में कुछ दिन मजदूरी की थी, छुपकर फुटपाथ पर ही रहने लगा था। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी चीज़ों को खुद के साथ लगा कर रखा था, किसी कीमती मता की तरह। ये डॉक्यूमेंट्स ही तो थे जो मेरे लिए मताए हयात थे, जो मुझे ज़िंदगी की कामयाबियों से हमकिनार करवाने वाले थे। कुछ दिन इसी शहर में रहने के बाद मैंने दूसरे शहर की तरफ रुखते सफ़र बांधा और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया। मैंने अपनी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। मुझे एक बहुत बड़े कॉलेज में बहुत आसानी से दाखिला मिल गया, क्योंकि मेरे नंबर इस कॉलेज में सभी स्टूडेंट से ज़्यादा थे। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। एक तरफ मुझे फ़ीस की तरफ से बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, तो दूसरी तरफ अखराजात भी मेरे ना होने के बराबर थे। मैं बहुत सलीका शारी से हर एक चीज़ को इस्तेमाल करता। एक हॉस्टल में मैंने रिहाइश रखी हुई थी, जो हॉस्टल का खाना ही खाता। कपड़े भी मैं बहुत कम बनाता था। जो 4 जोड़े मैं घर लेकर आया था, उन्हीं में गुज़ारा करने लगा। मैं यहाँ अय्याशी करने के लिए नहीं आया था, ना ही अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से गुज़ारने के लिए आया था, बल्कि मैं यहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए आया था, ताकि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकूँ और अपने घर वालों को इस जहन्नम से निजात दिला सकूँ। रह रह कर मेरा ख्याल अपने भाई और छोटी बहन की तरफ जा रहा था। मेरी बहन जो जवानी की दहलीज को छूने वाली थी। मैंने तो सोचा था कि जल्द ही अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा, मगर किस्मत मुझे घर से बहुत दूर लेकर आ गई थी। हर वक्त ध्यान बहन की तरफ ही रहता कि कहीं वडेरे का बेटा उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन था। आज तक मैंने कभी किसी की तरफ मैली आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो मेरा रब मेरे घर की इज्जत भी महफूज रखेगा। वडेरा जो उसका बेटा चाह कर भी मेरे घर की इज्जत को ख़राब नहीं कर पाएगा। 3 महीने हो गए थे मुझे गांव से शहर में आए हुए। मैं हर वक्त अपने घर वालों को ही याद करता रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने मिशन से पीछे हट गया था, बल्कि तालीम में कामयाबी तो मेरा पहला और अव्वलीन मकसद था। जो मैं स्टोर से पैसे मिलते उन्हें संभाल कर रख लेता। 3 महीनों में मैंने अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। और फिर एक दिन जब मुझे हॉस्टल और कॉलेज से छुट्टियां थी, तो मैं रात के अंधेरे में चुपके से अपने गांव दाखिल हुआ। जब अपने घर की दीवार फलांग कर आया, तो माँ को जैसे मेरे घर में दाखिल होते ही मेरी खुशबू महसूस हो गई थी। माँ ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अरे दिलावर, क्या तुम हो? मैं माँ से लिपट गया। माँ भी कितनी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही थी। वो मेरी खैरियत के बारे में जानकर बहुत खुश थी कि मैं अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो रहा हूँ, अपनी तालीम को मुकम्मल कर पा रहा हूँ। बहन और भाई को देखा तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और मेरे लिए परेशानी थी। माँ, वडेरे के बेटे ने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद वो आया था?
माँ कहने लगी, हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ पर आता रहा। कितने दिन तक उसके आदमी घर के बाहर पहरा देते रहे। अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों ने यहाँ पहरा देना बंद किया है। बेटा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर उसके आदमी तुम्हें देख ले तो न जाने क्या हो जाए। माँ, ये पैसे मेरे पास आप लोगों की अमानत है। ये मैंने आप लोगों के लिए जमा करके रखे थे। इससे अब अपना खर्च पूरा कर लेना। माँ, आप बताओ, आप घर का गुजारा कैसे चला रहे हो? उन लोगों की पढ़ाई का खर्चा कैसे जा रहा है? और हमने तो मुन्नी की शादी के बारे में सोचा था, उसका क्या? माँ कहने लगी, बेटा, अल्लाह अगर एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल भी देता है। तुम्हारी जगह पर अब तुम्हारा छोटा भाई अंडे बेचने के लिए जाता है, और मैं भी लोगों के घरों में बर्तन धोकर और झाड़ू करके गुजारा कर लेती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। माँ, तुम्हें मैं लोगों के घरों में काम नहीं करने दूंगा। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी माँ लोगों के जूठे बर्तन धोए, उनके घर में सफाइयाँ करे। माँ, आज के बाद तुम ये काम नहीं करोगी। मैं हर महीने आकर पैसे दे दिया करूँगा। मगर माँ ने मुझे सख्ती से रोक दिया था। नहीं बेटा, तुमने ये गलती की है। आज यहाँ पर आकर दोबारा नहीं आना। तुम वहाँ रहो, खुश रहो। मेरे लिए बस यही काफ़ी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुँचाए। और तुम मुन्नी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारे दोस्त शुएब ने मुन्नी के लिए रिश्ता भेजा है। अब मैं इसी जुमे को उन दोनों का सादगी से निकाह करके मुन्नी को रुखसत कर दूंगी। मैं बहुत खुश था ये सुनकर कि मेरी बहन अपने घर की होने वाली है। मेरे गांव से भागने के बाद वडेरे और उसके बेटे ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके घर से कीमती चीज़ें चुराई हैं। इसीलिए वो मेरे पीछे पागल हैं, मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। जबकि गांव वाले असलियत जानते थे कि वो मेरी कामयाबी से जलकर मेरे पीछे भागे थे। अभी हम लोग बातें ही कर रहे थे कि बाहर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकालो दिलावर को, वरना हम तुम सबको भून कर रख देंगे। माँ बुरी तरह खौफ से कांपने लगी। तुम यहाँ से चले जाओ दिलावर, वरना वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं जल्दी से घर की बैरूनी दीवार फलांग कर बाहर भागा था। मैं पिछली तरफ से भागा था और वो लोग घर की सामने वाली दीवार से घर में कूदे थे। जब तक वो लोग घर में आए तब तक मैं काफ़ी दूर निकल कर आ गया था। माँ उन्हें कहने लगी, दिलावर यहाँ पर नहीं आया। तुम लोगों को ज़रूर गलत फहमी हुई है। मेरा बेटा न जाने कहाँ पर है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। एहसन कहने लगा, हमें तो पक्की खबर मिली थी कि वो आज यहाँ घर पर आया है। मेरे मुखबर ने मुझे ये बात बताई। माँ कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मुखबर ने तुमसे झूठ क्यों बोला, मगर सच यही है कि मेरा बेटा न जाने कहाँ है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, जिंदा भी है या नहीं। एहसन देर तक रोड पर चलता रहा था, मगर मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर उन सारी चीज़ों को देख रहा था। जब गाड़ी वापस हवेली की तरफ चली गई तो उसके बाद मैं बाहर आया और जंगल से गुजर कर शहर वापस आ गया था। अब दोबारा मैंने गांव में जाने की हिमाकत नहीं की थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि एहसन गुस्से में पागल है। वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए मरा जा रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो न जाने मेरे घर वालों का क्या होगा, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मैं उन्हें किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकता। वक्त का काम है गुजरना, सो वक्त गुजरता चला गया। मैं कामयाबी से अपनी पढ़ाई की मनाजिल तय करता जा रहा था। हर साल जब मेरा बोर्ड की लिस्ट में नाम आता तो खुशी के साथ साथ मेरे दिल में खौफ भी पैदा हो जाता कि कहीं वो वडेरा और उसके बेटे मुझ तक पहुंच ना चाहें। कई बार मैंने उन लोगों को अपने आसपास महसूस किया था। कई बार कॉलेज में वो मेरे बारे में पूछते हुए आए थे, मगर तब मैं वहाँ से भाग जाता, कहीं रोपोश हो जाता, और फिर वो कॉलेज बदल कर मैं किसी दूसरे कॉलेज में चला जाता। वो मेरी जहानत से, मेरी कामयाबी से जलते थे, और शायद अल्लाह ताला इसी ज़रिए से उन लोगों को शिकस्त देना चाहता था। शहर की चकाचौंध में मेरी ज़िंदगी एक ऐसी सिमत इख्तियार कर चुकी थी जिसका ख्वाब मैंने अंडों के ट्रे उठाए हुए उस सर्द रातों में देखा था। मेरी मेहनत रंग लाई थी और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्का सर कर लिया था। मैं अब महज एक गरीब बेवा का बेटा नहीं रहा था, बल्कि कानून का रखवाला, एक असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका था। ट्रेनिंग के कठिन मराहिल तय करने के बाद जब मुझे पहली बार सरकारी वर्दी पहनाई गई और मेरे नाम की तख्ती मेरे दफ्तर के बाहर लगी, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने बाप के अधूरे ख्वाबों को तबीर दे दी है। उन सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी बहन मुन्नी की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुश खुरम थी। ये मेरे लिए सुकून का सबसे बड़ा बायस था, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि एहसन या वडेरे के कारिंदे मेरी गैर मौजूदगी में उसे नुकसान न पहुंचाए। मुन्नी की रुखसती के बाद मेरा हौसला मज़ीद बढ़ गया था। अब मुझे सिर्फ अपनी माँ और छोटे भाई की फ़िक्र थी, जो अभी उसी गांव में रह रहे थे।
जहाँ पर वडेरे की जुल्मत के साए अब भी गहरे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं रूपोश होकर नहीं जीऊँगा, बल्कि अपने ओहदे की ताकत से उन ज़ालिमों का मुहासबा करूँगा। मेरी पहली पोस्टिंग मेरे अपने ही डिवीज़न के एक अहम ज़िला में हुई। चार्ज संभालते ही मैंने ठान ली थी कि सबसे पहले अपने इलाके के लोगों को उन वडेरों के चंगुल से आज़ाद करवाऊँगा। मैंने दिन रात एक करके इलाके के जराइम पेशा अनासिर और नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मेरी शोहरत एक निडर और ईमानदार ऑफिसर के तौर पर फैलने लगी थी, लेकिन मेरे दिल का एक कोना अब भी मुज़रिब था। मैं अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रहा था, जिनकी दुआओं ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं बगैर किसी प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ी के चुपके से अपने गांव जाऊंगा, ताकि अपनी माँ को सरप्राइज़ दे सकूं और उन्हें अपने साथ शहर ले आऊं। मैंने एक सादा सी टैक्सी ली और शाम के साए गहरे होते ही गांव की हदूद में दाखिल हुआ। गांव की वही जानी पहचानी सड़कें थी, वही धूल और वही कच्चे मकान, लेकिन फ़ज़ा में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने सोचा था कि घर के बाहर मेरा छोटा भाई खेल रहा होगा या माँ सेहन में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। घर का मरकज़ी दरवाज़ा टूटा हुआ था और आध खुला पड़ा था। दीवारों पर गोलियों के निशानात थे और सेहन में फैला हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई बड़ी कशमकश हुई है। मैं दीवानावार अंदर भागा। माँ, छोटे भाई, मैंने ज़ोर ज़ोर से पुकारा, लेकिन घर के सन्नाटे ने मुझे डरा दिया। किचन में हांडी चूल्हे पर खड़ी थी, जो अब ठंडी होकर जम चुकी थी, जिसका मतलब था कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया है। मेरे जहन में फ़ौरन एहसन का वो मनहूस चेहरा लहराया। क्या उसे पता चल गया था कि मैं वापस आ गया हूँ, या ये कि उसका कोई पुराना बदला था? मैं भी सोचों में गुम था कि दीवार के पीछे से एक साया नमूदार हुआ। मैं चौंकना हो गया, लेकिन देखा कि वो शुएब था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर वहशत थी। दिलावर, तुम यहाँ, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। शुएब, मेरी माँ कहाँ पर है? मेरा भाई कहाँ है? मैंने उसे झंझोड़ कर पूछा। शुएब की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर बनने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई थी। वडेरे और एहसन को जब पता चला कि जिस लड़के को वो ख़त्म करना चाहते थे वो अब उनका ऑफिसर बनकर आने वाला है, तो वो आपे से बाहर हो गए। कल रात एहसन अपने दर्जनों मुसल्लह आदमियों के साथ यहाँ आया था। उन्होंने तुम्हारी माँ और भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उन्हें घसीटते हुए हवेली ले गए। एहसन कह रहा था कि अब वो तुम्हें तड़पता हुआ देखेगा। उसने उन्हें हवेली के तहखाने में कैद कर रखा है। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे लावा फट पड़ा। गुस्सा, दुख और नफरत की एक ऐसी लहर उठी कि मेरी मुट्ठियां भिज गई। वो जालिम अब हद पार कर चुके थे। उन्होंने एक बेवा और एक मासूम बच्चे को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया था। शोएब ने मुझे बताया कि वडेरे ने पूरे गांव में पहरा लगा रखा है और वो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तुम्हें भी ख़त्म कर सके। वो समझता है कि मैं वही पुराना दिलावर हूँ जो जंगलों में छुपता फिरेगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा। शोएब मुझे रोकता रहा, लेकिन मैं वहाँ से निकल आया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को फ़ौरन शहर की तरफ मुड़ने का कहा। जैसे ही मोबाइल सिग्नल बहाल हुए, मैंने अपने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ को फ़ोन किया। मेरा लहजा इतना कतई और हुक्मनामा था कि किसी को सवाल करने की हिम्मत ना हुई। सर, मेरे ख़ानदान को अगवा कर लिया गया है और ये रियासत के एक अफीसर पर हमला है। मुझे फौरी तौर पर इलियट फोर्स और भारी नफरी की ज़रूरत है। कुछ ही देर में पुलिस की दर्जनों गाड़ियां, जिनके सायरन फिजा को चीर रहे थे, मेरे पीछे कतारों कतार थी। मैं सबसे अगली गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी नज़रें सामने सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन मेरे जहन में वो तमाम मनाजिर घूम रहे थे जब एहसन ने मुझे स्कूल में धमकाया था, जब उसने नौरीन को अगवा करने की कोशिश की थी, और जब उसने मेरे बाप का जिक्र करके मेरी माँ को रुलाया था। आज इन तमाम हिसाबात को बेबाक करने का दिन था। जैसे ही हमारा काफिला गांव में दाखिल हुआ, लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। वडेरे के मुखबिरों ने फौरन हवेली इत्तला पहुंचा दी होगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हमने हवेली का चारों तरफ से घिराव कर लिया। ये हवेली जो कभी खौफ की अलामत समझी जाती थी, अब कानून के नरके में थी। मैं गाड़ी से उतरा। मेरे हाथ में कोई डंडा नहीं था, बल्कि मेरे पास वो ताकत थी जो मुझे मेरे ओहदे ने दी थी। मैंने मेगाफोन उठाया और हवेली की तरफ रुख करके बुलंद आवाज़ में कहा, वडेरे साहब और एहसन, तुम लोगों का वक्त ख़त्म हो चुका है। हवेली का घेराव कर लिया गया है। खामोशी से बाहर आ जाओ और मेरे ख़ानदान को रिहा कर दो, वरना नताइज के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। हवेली के अंदर से गोलियों की आवाज़ आई,
लेकिन पुलिस ने फ़ौरन जवाबी फायरिंग करके उन्हें खामोश कर दिया। मैंने देखा कि हवेली के ऊपर वाले हिस्से में एहसान नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर अब भी वही गुरूर था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार मैंने खौफ की झलक देखी। दिलावर, तुम अपनी हद पार करे हो, वो चिल्लाकर बोला। तुम एक अफीसर हो सकते हो, लेकिन जहाँ मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हारी हुकूमत तुम्हारी जहालत तक थी एहसन, मैंने जवाब दिया। आज तुम्हारा मुकाबला उस दिलावर से है जिसे तुमने खुद इस मकाम तक पहुंचाया है। मैंने पुलिस को हुक्म दिया कि हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी ने दरवाज़ा हटाया, मैं अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। हवेली के सेहन में लाशें तो नहीं थी, लेकिन जख्मी गार्ड्स यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। मैं सीधा उस तहखाने की तरफ भागा जिसका जिक्र शोएब ने किया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, दुआ कर रहा था कि मेरी माँ और भाई सलामत हों। तहखाने का लोहे का दरवाज़ा मुकफ़िल था। मैंने एक सिपाही से राइफ़ल ली और ताले पर गोली मारी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंधेरे में मुझे दो साए नज़र आए। मेरी माँ ज़मीन पर बैठी हुई थी और उनका सर झुका हुआ था, जबकि मेरा छोटा भाई उनसे लिपटा सिसकियाँ भर रहा था। माँ, मेरी आवाज़ पर आई। माँ ने सर उठाया। उनके चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात थे और आंखें सूजी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे वर्दी में देखा, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा आ गया, मेरा दिलावर आ गया। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। उस समय मुझे महसूस हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने का असल सुकून ओहदे में नहीं, बल्कि अपनी माँ को उन जालिमों के चुंगल से छुड़ाने में था। मेरा भाई मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैंने उन्हें अपने सिपाहियों के हवाले किया ताकि उन्हें बहिफाजत बाहर ले जाया जाए। अब बारी थी उस हिसाब की जो बरसों से अधूरा था। मैं तहखाने से बाहर आया तो देखा कि पुलिस ने वडेरे और एहसन को सेहन में घुटनों के बल बिठा रखा था। एहसन अब भी मुझे नफरत भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि बूढ़ा वडेरा पहली बार जिंदगी में इतना बेबस नजर आ रहा था कि उसकी ज़बान गूंग हो चुकी थी। मैं एहसन के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। तुम मुझे मार नहीं सकते दिलावर। मेरा असर रसूख बहुत ऊपर तक है। मैं कल ही ज़मानत पर बाहर आ जाऊंगा। मैंने झुक कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा असर रसूख अब तुम्हारी कब्र खोदेगा। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए नहीं आया, बल्कि मैं उन तमाम फाइलों के साथ आया हूँ जो तुम्हारे बाप ने बरसों से दबा रखी थी। तुम्हारी ज़मीनों के कब्ज़े, तुम्हारे बाप का मेरे बाप के कत्ल में मुलविस होना और ये ख्वाब राय तावान। एहसन, कानून की गिरफ्त बहुत लंबी होती है और अब तुम इससे कभी नहीं निकल पाओगे। एहसन कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। ये थप्पड़ सिर्फ मेरा नहीं था, बल्कि हर उस गरीब का था जिस पर उसने जुल्म किया था। ये उस लड़की के लिए जिसे तुमने बर्बाद करना चाहा। ये मेरे बाप के लिए जिसका तुमने साया छीना। और ये मेरी माँ के लिए जिन पर तुमने हाथ उठाया। वडेरे ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। जितनी ज़मीन चाहे ले लो। मैंने हकारत से उसे देखा। मुझे ज़मीन नहीं, इंसाफ चाहिए, और इंसाफ अब होकर रहेगा। मैंने पुलिस को हुक्म दिया कि उन दोनों को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाया जाए। जैसे ही वो गाड़ियां गांव से निकली, पूरा गांव सड़कों पर आ गया था। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे। वो वडेरा जिसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकता था, आज एक आम मुजरिम की तरह सर झुकाए पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ था। घर वापस आकर मैंने अपनी माँ के पाँव छुए। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। दिलावर, आज मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। तुम्हारे बाप ने जिस सच्चाई के लिए जान दी थी, आज तुमने इस सच्चाई को फतह दिलवा दी। लेकिन मैं जानता था कि ये अभी आगाज़ है। एहसन जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जेल के अंदर बैठकर भी वो साजिशें कर सकते थे, लेकिन अब मैं तैयार था। मैंने अपनी डायरी निकाली और इन तमाम गवाहों के नाम लिखना शुरू किए जिन्हें वडेरे ने सालों से खामोश कर रखा था। अब एक नई जंग शुरू होने वाली थी, अदालत की जंग। हवेली के अंधेरे तहखाने से अपनी माँ और भाई को निकालने के बाद मेरे अंदर का कुर्ब तो कम हो चुका था, लेकिन इंतकाम की वो आग अभी भी बाकी थी जो सिर्फ कानून के ज़रिए ही बुझ सकती थी। वडेरे और एहसन को हथकड़ियों में जकड़कर जब हवालात के पीछे धकेला गया, तो पूरे इलाके में एक तहलका मच गया। वो लोग जो कल तक उनके नाम से कांपते थे, आज चौक दर चौक मेरे पास आने लगे। किसी की ज़मीन दबी हुई थी, किसी का बेटा गायब था, और किसी की इज्जत पामाल हुई थी। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर अपने दफ्तर के दरवाजे उन सभी मजलूमों के लिए खोल दिए। एहसन का तकब्बर अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। जेल की सलाखों के पीछे से भी वो अपने पैसे और सियासी ताल्लुकात के बलबूते पर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने शहर के महंगे तरीन वकला की फ़ौज खड़ी कर दी थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था
कि अब उसका मुकाबला किसी फ़र्द से नहीं, बल्कि उन तमाम सबूतों से था जो मैंने बरसों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। मैंने अपने बाप के कत्ल के चश्मदीद गवाह, बूढ़े किसानों के बयानात और ज़मीनों के जेली कागजात की एक ऐसी फ़ाइल तैयार की थी, जिसका तोड़ उनके पास नहीं था। अदालत में जब पहली पेशी हुई, तो ऐसा सूट पहनकर ऐसे दाखिल हुआ जैसे वो आज भी कोई बादशाह हो। उसने मेरी तरफ देखकर एक तंज़िया मुस्कुराहट उछाली, लेकिन जब गवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके माथे पर पसीना आने लगा। नौरीन, जिससे मैंने सालों पहले बचाया था, आज एक मजबूत औरत के तौर पर कटहरे में खड़ी हुई थी। उसने भरी अदालत में एहसन की दरिंदगी को बेनकाब किया। उसके पीछे फिर शोएब आया, जिसने अपने ही बाप के आका के खिलाफ गवाही देकर हक का साथ दिया। अदालत में सन्नाटा छा गया जब मेरी माँ ने अपने शौहर के कत्ल की दास्तान सुनाई। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जिसने जज साहब को भी हिला कर रख दिया। वडेरे ने आखिरी हरबे के तौर पर मुझे भारी रकम की पेशकश की और धमकी भी दी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, वडेरे साहब, ये वो दिलावर नहीं है जो गुर्बत से डर कर भाग गया था। ये वो रियासत का नुमाइंदा है जिसे खरीदना आपके बस की बात नहीं। मैंने उनकी तमाम गैर कानूनी जायदादों को कुर्क करने का हुक्मनामा जारी करवाया और उनकी मिलों पर सरकारी ताले लगवा दिए। वो दौलत जो गरीबों का खून चूस कर बनाई गई थी, अब उन्हीं गरीबों के फलाही कामों के लिए वक्फ होने जा रही थी। कई महीनों की तवील समात के बाद आखिरकार फैसले का दिन आ गया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। गांव के लोग बाहर सैकड़ों की तादाद में जमा थे। सबकी नजरें अदालत के दरवाजे पर थीं। जज साहब ने जब फैसला सुनाना शुरू किया, तो हर लफ्ज़ मेरे बाप के लहू का कर्ज उतारा था। वटेरे और एहसन को कत्ल, अकदाम कत्ल, अगवा बराए तावान और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के जुर्म में उम्र कैद और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। जैसे ही जज साहब ने हथौड़ा मारा, एहसन की चीखें निकल गईं। उसका वो गुरूर मिट्टी में मिल चुका था जो कभी आसमान से बातें करता था। मैं अदालत से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी पहले से ज़्यादा रोशन लग रही थी। लोगों ने मुझे कंधों पर उठा लिया। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो जुल्म की चक्की में पिस रहा था। मैं सीधा अपने गांव गया, लेकिन इस बार किसी छुपे हुए रास्ते से नहीं, बल्कि सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। गांव वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके मेरा इस्तकबाल किया। मैंने सबसे पहले उस बेवा औरत की ज़मीन के कागजात उसे वापस किए, जिसकी वजह से मेरी बाप की जान गई थी। उसकी आंखों में आने वाले आंसू मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े तमगे से बढ़कर थे। शाम के वक्त मैं अपने पुराने घर के सहन में माँ के पास बैठा था। अब वो मकान कच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसकी मिट्टी की खुशबू वही थी। मैंने अपना सर माँ की गोद में रखा। माँ, आज बाबा को अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। आज वडेरा उसका बेटा अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। उनके चेहरे पर वो सुकून था जो मैंने बचपन से अब तक नहीं देखा था। मेरा छोटा भाई जो अब कॉलेज जा रहा था, फ़ख्र से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी का दायरा मुकम्मल हो गया है। वो लड़का जो कभी सर्दी में अंडे बेचकर अपनी बहन की दवा के पैसे जमा करता था, आज पूरे ज़िला की तकदीर बदलने का इख्तियार रखता था। मैंने अहद किया कि मैं कभी इस गरीबी को नहीं भूलूंगा जिसने मुझे ये मुकाम दिया है। मेरी कामयाबी का राज मेरे ओहदे में नहीं, बल्कि उस एहसास में था कि मैंने कभी हक का साथ नहीं छोड़ा। अब गांव में शामें उदास नहीं होती थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, औरतें महफूज थी और किसान अपनी फसलों के खुद मालिक थे। वो डेरे की हवेली को एक बड़े सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया था, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। हर बार जब मैं इस स्कूल के पास से गुजरता और बच्चों को पढ़ते हुए देखता, तो मुझे लगता कि मेरे बाप की रूह मुस्कुरा रही है। इंसाफ की ये दास्तान नस्लों तक सुनाई जानी थी कि अगर इदारे मजबूत हों और नीयत साफ, तो एक गरीब बच्चा भी वक्त के फिरौनों का तख्त उलट सकता है। मैंने अपनी डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा, जहाँ चांद की चांदनी पूरे गांव को अपनी आगोश में लिए हुए थी। अब कोई खौफ नहीं था, कोई साया नहीं था, बस एक नई सुबह की उम्मीद थी जो अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। दोस्तों, आपका स्टोरी को मुकम्मल सुनने का बहुत शुक्रिया, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।